थोड़ा देखो वेव्स का लेक्चर आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि नोड्स और एंटी नोड्स, है ना, कि नोड्स की लोकेशन क्या होगी और एंटी नोड्स की लोकेशन क्या होगी। हमने कहा था कि भैया वो पॉइंट जहाँ पे एम्पलीट्यूड आपका मिनिमम है, एम्पलीट्यूड 0 है, वो पॉइंट्स आपके नोड्स थे, और जहाँ पर एम्पलीट्यूड आपका मैक्सिमम था वो पॉइंट्स आपके एंटी नोड्स थे। अब आगे की ज़रा और काम की बातें देखो कि भी किन्हीं भी दो नोड्स के बीच का जो पोजीशन है, जो रीजन है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको लूप कहेंगे। दैट इज नॉन एज लूप, उसको लूप कहेंगे बेटा। अगली बात कि जितनी भी नोड्स हैं आपकी वो रेस्ट पर है, वो मूव नहीं करती, तो इसका मतलब जो नोड्स हैं आपकी वो एनर्जी ट्रांसफर नहीं करती हैं। अब अगली बात देखो कि किन्हीं भी दो नोड के बीच का जो पार्टिकल्स है बेटा, उन सभी का जो मोशन है वो सिमिलर होता है, माने कि वो सब के सब सेम फेज में होता है, वो सब के सब एक साथ अपनी एक्सट्रीम पोजीशन को क्रॉस करेंगे, सब के सब एक साथ अपनी मीन पोजीशन को क्रॉस करेंगे। इस तरह का जो मोशन होगा उसको हम क्या बोलते हैं कि वो मोशन सेम फेज का मोशन है। अब जरा सा समझो इसको। मान लो t इक्वल टू 0 पर आपने किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में ये वेव पल्स जनरेट कर दी, तो अब मान लीजिए t इक्वल टू 0 है, आप t इक्वल टू t/4 पर जब आप देखेंगे तो हुआ क्या होगा कि सारे के सारे पार्टिकल्स जो ये लोअर हाफ में है ना, वो सब के सब एक साथ कहाँ पहुँचेंगे, अपनी अपनी मीन पोजीशन पर। ये वाले भी सब अपनी अपनी मीन पोजीशन पर पहुँच गए, तो आपको ऐसी शेप दिखाई देगी। अब अगले इंस्टेंट पर क्या होगा, ये जो पार्टिकल्स यहाँ पर पहुँच गए थे, ये तो अभी ऊपर जाना है इन्होंने, तो ये सब के सब एक साथ ऊपर पहुँच जाएंगे, तो सब के सब ये यहाँ पहुँच गए, इन सबको नीचे आना है, सब के सब एक साथ नीचे आ गए। अब अगले इंस्टेंट में क्या होने वाला है, अगले क्वार्टर इंस्टेंट में क्या होने वाला है, ये पार्टिकल्स सब के सब नीचे आएंगे एक साथ, सब के सब मीन पोजीशन पे एक साथ पहुँचे, वो वाले भी मीन पोजीशन पे एक साथ पहुँचे, और अगले इंटरवल में ये वाले ऊपर और वो वाला नीचे। तो यानी कि सब के सब पार्टिकल्स क्या होंगे बेटा, एक साथ अपनी मीन पोजीशन को और अपनी एक्सट्रीम पोजीशंस को अचीव करेंगे या फिर क्रॉस करेंगे, आप ऐसा बोल सकते हो। अब इसको थोड़ा सा स्टैंडिंग वेव की और थोड़ी सी फीलिंग लेने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का आइडिया होगा। तो देखो हमने ये बात तो करी थी बेटा कि दोनों भाई जो स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव जो आपकी जनरेट हुई थी वो कब जनरेट हुई थी, जब हम क्या कर रहे थे, जब हम दोनों साइड से क्या कर रहे थे, वेव्स को भेज रहे थे, एम्पलीट्यूड सेम था। तो जरा आप ऐसे समझो, मान लो कि आपने इस वाले एंड से ये वेव भेज दी, और अब मैं उस वाले एंड से जो भेजेंगे उसको मैं रेड पेन से बना रहा हूं। देखो बेटा, सेम एम्पलीट्यूड था, सेम नेचर था, ये मान लो कि ये t इक्वल टू 0 पर एक वेव इधर से भेजी गई बेटा, और ये ब्लैक कलर से जो मैंने वेव बनाई है वो इधर से भेजी गई। अब होगा क्या कि अगले इंस्टेंट पर, है ना, मान लीजिए t इक्वल टू 0 था, तो मैं t/4 पर अगर बात करूं तो t/4 पर देखो ये सारे के सारे पार्टिकल्स कहाँ आ जाएंगे बेटा, ये यहाँ आ जाएंगे, ये वाले पार्टिकल्स भी यहाँ आ जाएंगे, तो आपको अल्टीमेटली इस तरह का फॉर्मेट मिलेगा। ठीक है। अच्छा, अब अगले इंस्टेंट में बात करें तो अगले इंस्टेंट में क्या होगा, सब के सब पार्टिकल्स ये रेड वाले ऊपर चले जाएंगे और ये वाले नीचे आ जाएंगे। तो अगले उस इंस्टेंट पर जो आपकी वेव फॉर्म आएगी वो वेव फॉर्म बेटा ऐसे आएगी। देखो ये, और जो ब्लैक पेन से जो मैं बना रहा था वो ये है, ये जो रीजन है दो नोड्स के बीच का, इसको लूप कहेंगे। अब यहां तो बेटा मैंने आपको दो अलग अलग कलर पेन से वेव्स बनाई, तो आप देख पा रहे हो कि अच्छा ये वाली इधर चली गई, ये वाली इधर आ गई, बट एक्चुअल में जब वेव फ्लो करेगी तो उसका कलर थोड़ी ना होगा कुछ, तो एक्चुअल में वो हमेशा आपको ऐसी ही दिखाई देगी। इसीलिए इसको स्टेशनरी वेव बोलते हैं या फिर स्टैंडिंग वेव बोलते हैं। ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, ये वाला नीचे आ जाएगा, हर बार ऐसे ही हो रहा होगा, कभी ये वाला वेव फिर अगले इंस्टेंट पे ये वाला वेव, बट ये जो शेप है वेव फॉर्म हमेशा आपको यही दिखेगी, इसीलिए इसको स्टैंडिंग वेव कहते हैं। वो फील ही नहीं आ रही कि वेव ट्रैवल कर रही है, बट एक्चुअल में आप अलग अलग कलर से देखोगे तो आपको दिखेगा कि हाँ ये वाली वेव ट्रैवल करी, यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट होकर ऐसे आएगी, बार बार ऐसा होगा। और कोई भी वेव जब किसी एंड से रिफ्लेक्ट होके आती है तो बेटा उसमें पाई का फेज डिफरेंस आता है। ये बात नोट कर लें आप कि आफ्टर रिफ्लेक्शन
from any end there is a phase difference of पाई। पाई का फेज डिफरेंस बेटा आ जाता है वेव में, जो वेव इक्वेशन है उसमें आप प्लस पाई फेज ऐड और कर देंगे। अब एक बात और देखो बेटा कि जो ये वाले जो पार्टिकल्स हैं, आप ये समझो कि ये वाले जो इसको बोल देता हूँ मैं कि लेफ्ट में जो पार्टिकल्स हैं और ये जो राइट में जो पार्टिकल्स हैं बेटा, ये दोनों हमेशा आउट ऑफ फेज रहेंगे, है ना। इन दोनों का मोशन आइडेंटिकल नहीं है, इन दोनों का बिल्कुल ऑपोजिट है ना। जब वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे है तब वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशंस पर नहीं है, वो ऑपोजिट फेज में होगा। यही बात हमने लिखा हुआ है, लेफ्ट एंड राइट पार्टिकल्स आर मूविंग इन ऑपोजिट फेज और फेज डिफरेंस ऑफ पाई। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है, वो हमेशा ऑपोजिट फेज के अंदर होंगे। नोड्स मूव नहीं करेंगी, नोड्स एनर्जी भी ट्रांसफर नहीं करेंगी। चलो बेटा अब जरा कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पे। कह रहा है ट्रांसवर्स वेव इज डिस्क्राइब्ड बाय द वेव इक्वेशन। बेटा वेव इक्वेशन है आपकी y इज इक्वल टू वाई नॉट साइन ऑफ, अच्छा ये जो इस फॉर्मेट में मिले ना, तो हम इसको पूरा अंदर ही इसको इस फॉर्म में लिख लो, 2 पाई एफ टी माइनस 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स। ये वेव इक्वेशन है आपकी। कह रहा है कि मैक्सिमम पार्टिकल की आपको वेव वेलोसिटी बतानी है, पार्टिकल की बतानी है, ये बात ध्यान रखना है, पार्टिकल की वेलोसिटी बतानी है आपको, वेव की नहीं बतानी है। तो बेटा पार्टिकल की जो मैक्सिमम जो वेलोसिटी होती है दैट इज इक्वल टू ए ओमेगा। ए उसका क्या रहता है, ए एम्पलीट्यूड रहता है और ओमेगा उसकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो रहेगी। तो ओमेगा तो ये काम करेगा, तो ए की जगह तो ये हो गया बेटा वाई नॉट, और जो आपका ये जो है ये चीज़ क्या है, ये आपका ओमेगा है, तो ये 2 पाई एफ हो गई आपकी। तो लेकिन हमसे क्या पूछा है, द मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू 4 टाइम्स द वेव वेलोसिटी। चलो एक बात तो ये आ गया कि पार्टिकल की जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो आ गई हमारे पास। अब वेव की जो वेलोसिटी है बेटा, वेव वेलोसिटी ऑफ वेव वो होती है ओमेगा बाय के इज 2 पाई बाई लेमडा। तो बेटा यहाँ से अब आप देखो रिलेशन क्या आएगा, क्वेश्चन में क्या रखा है कि दिस इज वाई नॉट 2 पाई एफ जो है इज इक्वल टू 4 टाइम्स ओमेगा बाय के। तो आप इसको एक काम करो, ये इसको ए ओमेगा ही लिख लो ना, ये लो। तो अब यहाँ से ए को तो आप क्या लिखोगे बेटा, वाई नॉट इज इक्वल टू 4, के की वैल्यू क्या होती है 2 पाई बाय लेमडा। तो लेमडा इज इक्वल टू 2 पाई वाई नॉट बाई 4 और you can write pi y naught by 2. So the answer to this question is option B. ऑप्शन बी इसका आंसर आ गया। चलो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि ये ट्रैवलिंग वेव इन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन a sin kx माइनस ओमेगा टी द मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी। बेटा वो अभी हमने किया है, जो पार्टिकल वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज मैक्सिमम इज a ओमेगा। ये हम जो पिछली जो क्लासेज है उसमें ये डिराइव कर चुके हैं, ये नोट करो। फिर इसके बाद कुछ और क्वेश्चन हम करते हैं, नोट करो बेटा जल्दी से। देखो बेटा अब अगला क्वेश्चन देखो, कह रहे वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, उसकी इक्वेशन देख रखी है y इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी इज सुपर इम्पोज्ड विद अनदर वेव टू फॉर्म ए स्टेशनरी वेव सच दैट पॉइंट x इक्वल टू 0 इज ए नोड। द इक्वेशन फॉर द अदर वेव इज। तो देखो ये हमने डिराइव किया था कि भैया अगर आपको स्टेशनरी वेव बनानी है तो दोनों का एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए। एक वेव अगर इधर से ट्रैवल कर रही है तो दूसरी वेव इस तरफ से ट्रैवल करनी चाहिए। तो भाई अगर ये यहाँ पर कॉस की फॉर्मेट में है तो साइन वाला जो भी ऑप्शन है वो गलत हो गया। अब बच गए आपके पास 2 ऑप्शन।
तो अब आप ये बात जानते हैं कि देखो ये cos ऑफ kx माइनस ओमेगा टी, दिस इज अ राइट ट्रैवलिंग वेव, ये राइट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। स्टेशनरी वेव की फॉर्मेशन करवानी है तो एक लेफ्ट ट्रैवलिंग वेव बनानी पड़ेगी। तो लेफ्ट ट्रैवलिंग वेव बनाने के लिए बेटा आपको x और t दोनों का कोफिशिएंट सेम रखना पड़ेगा। तो एक बात तो ये आ गई कि ये ऑप्शन भी गलत हो गया, तो एक ही ऑप्शन बच गया। बट एक्चुअल में देखो क्या हो सकता है कि इस तरह का दो ऑप्शन और होते, फिर आप क्या करते? एम्पलीट्यूड वही रहेगा जो पहली वाली वेव थी, बट ये नेगेटिव डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी, तो आपको एक नेगेटिव साइन भी लगाना पड़ेगा। सॉरी, ये नेगेटिव ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी, वो तो यही बता दिया। ये नेगेटिव साइन में इसलिए बता रहा हूं बेटा क्योंकि x इक्वल टू 0 पर किसकी फॉर्मेशन बता रहे हो आप? नोड की फॉर्मेशन बता रहे हो। तो x इक्वल टू 0 पर बेसिकली सम 0 होना चाहिए, इसलिए दिस शुड बी ऑफ माइनस साइन, नेगेटिव साइन। तो इसलिए आपका जो इसका जो आंसर आएगा, आंसर विल बी सी आंसर आ जाएगा इसका। ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन बेटा बढ़िया क्वेश्चन कह रहे, द एक्सटेंशन इन ए स्ट्रिंग ओबेइंग हुक्स लॉ इज x। कोई भी स्ट्रिंग है उसमें जो एक्सटेंशन है वो x है। द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग इज v, और यहाँ पे स्पीड बेटा v है। इफ द एक्सटेंशन ऑफ द स्ट्रिंग इज इंक्रीज्ड टू 1.5x द स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव विल बी। इस केस में आपको बताना है कि जो स्पीड होगी ट्रांसवर्स वेव की वो क्या बनेगी। देखो बेटा, देखो आप ये बात जानते हैं कि वेव जो स्पीड है वेव की ऑन ए स्ट्रिंग इज गिवन बाय v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू। इसका मतलब बेटा क्या हो गया, जो वेव स्पीड है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टी। ये पहली इक्वेशन। आगे एक बात और मुझे पता है कि टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। ये हुक्स लॉ है ना, यही तो हुक्स लॉ है कि आप जो भी स्ट्रेस जो उस पर लगाते हैं दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, उसमें जो भी एक्सटेंशन आया। तो बेटा इन दोनों की मदद से मैं क्या कह सकता हूं, इन दोनों की मदद से हम ये बात बोल सकते हैं कि v इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ x। यहां से ये रिजल्ट आ गया। तो भाई यहां से आप ऐसे लिख दो बेटा, v1 बाई v2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x1 बाई x2। तो भाई पहले स्पीड v थी बेटा, बाद में कुछ स्पीड v डैश मान लो, अंडर रूट ऑफ पहले एक्सटेंशन x था और अब भाई 1.5x हो गया बेटा। तो यहाँ से v डैश की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, रूट ऑफ 1.5 टाइम्स v। और बेटा रूट 1.5 के जो सॉल्व करते हो आप, ये अप्रॉक्सीमेटली 1.22 आता है। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। फिर से देखो कि यहाँ पे बेटा जो वेलोसिटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट ऑफ टी के टेंशन के। ये फॉर्मूला हम पहले की क्लासेस में डिराइव कर चुके हैं, जिन लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा वो देख लेना भाई। दूसरी बात कि जो टेंशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है। ये हमारे पास कहाँ से आया है, ये हुक्स लॉ से आया है। अब इन दोनों की मदद से मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, टेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है, तो भाई टेंशन की जगह मैंने एक्स लिख दिया है, तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एक्स, और फिर आगे इसको सॉल्व कर दिया। तो इसका आंसर ए आ जाएगा बेटा। अगला क्वेश्चन देखो, द एंड्स ऑफ ए स्ट्रेच्ड वायर ऑफ लेंथ l आर फिक्स्ड एट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू l। ऐसे देखो बेटा, ये x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू l, इन दोनों के बीच में वायर रख दे, स्ट्रिंग रख दे, क्या फर्क पड़ रहा है, एक ही बात है। तो कह रहे हैं इन वन एक्सपेरिमेंट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वायर इज। आप ये देखो बेटा, ये इक्वेशन आपको किस फॉर्मेट में दे रखी है, a साइन kx साइन ओमेगा t वाली फॉर्मेट में, मानने की स्टेशनरी वेव की इक्वेशन है आपकी। ठीक बात है, उसकी एनर्जी E1 है। दूसरे एक्सपेरिमेंट में उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी इक्वेशन ये है। आपको E1 और E2 के बीच में एक रिलेशन बताना है, तो एनर्जीज है यहाँ पे। तो बेटा एनर्जी के केस में मैंने पढ़ा हुआ है, एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू म्यू स्क्वायर और ए स्क्वायर। ये हमने इस पे एक बार पहले भी क्वेश्चन किया था, आपको याद है, एक स्नैपशॉट वाला जो क्वेश्चन पिछले जो लेक्चर था उसमें हमने इस तरह का क्वेश्चन किया था। तो देखो कर देते हैं बेटा, पहले वाले केस में यानी कि E1 बाई E2, तो बेटा पहले देखो एम्पलीट्यूड दोनों केस में सेम है, तो आप इसको भी हटा दो। एम्पलीट्यूड तो दोनों केस में क्या है, वो सेम ही आ रहा है
है ना, वो कैसे, अच्छा एक सेकेंड ए स्क्वायर ऐसे लिखें आप। तो अब आप देखें कि जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी तो यहाँ से डिसाइड होने वाली है, ओमेगा है और एक जगह क्या है बेटा 2 ओमेगा है। आप ऐसे लिख सकते हो ना, आप ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ लिखते हो, यानी कि जो ओमेगा रहेगा वही रेशियो किसका रहेगा, फ्रीक्वेंसीज का रहेगा। तो बेटा ये कितना हो गया, फ्रीक्वेंसी वाला तो 1/2 का, ठीक है। और एक्चुअल में आप देखो कि एम्पलीट्यूड जो है बेटा, पहले वाली जो है उसका एम्पलीट्यूड क्या है, ए साइन ऑफ पाई एक्स बाई एल, ये पूरा एम्पलीट्यूड कहलाएगा। दूसरे वाले में ए साइन ऑफ 2 पाई एक्स बाई एल कहलाएगा। लग रहा है कि एम्पलीट्यूड अलग अलग है, बट एक्चुअल में एम्पलीट्यूड अलग अलग नहीं है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, उसका मैक्सिमम वैल्यू। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, तो इसका एम्पलीट्यूड एक्चुअल में ए ही रहेगा। इस वाले केस में इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगी, वो 1 रहेगी, तो इसका एम्पलीट्यूड भी 1 ही रहेगा। तो दिस इज 1/1 का स्क्वायर। सो बेटा E1/E2 इज इक्वल टू 1/4, और यू कैन राइट E2 इज इक्वल टू 4E1। सो E2 इज इक्वल टू 4E1, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नोट करो, और क्वेश्चंस करने हैं बेटा, भी और क्वेश्चंस करते हैं, नोट करो जल्दी से। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बढ़िया क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी तरह का जो क्वेश्चन है IIT JEE एडवांस में आया हुआ है, मेंस में, नीट में बहुत बार इस तरह का क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। कुछ थ्योरेटिकल पार्ट में मिल जाएंगे, कुछ इसका डायरेक्ट रिजल्ट आपको मिलेगा। करें कि हैवी बट यूनिफॉर्म रोप ऑफ लेंथ L इज सस्पेंडेड फ्रॉम सीलिंग, द रोप इज गिवन जर्क एट इट्स बॉटम एंड, find the velocity of the pulse created by jerk as a function of distance from the bottom and x, also find the time taken by the pulse to reach the topmost point। देखो बेटा भाई, यहाँ से एक्चुअल में ये रोप है आपकी, तो यहाँ से आपने क्या किया, कोई जर्क आपने यहाँ पे क्रिएट कर दिया, कोई वेव पल्स आपने दे दी उसको। अब वो वेव पल्स यहाँ ऐसे ऐसे ट्रैवल करता हुआ जाएगा, तो आपको बताना है, क्योंकि यहाँ पर जो ये स्ट्रिंग है या ये जो रॉप है ये बेसिकली यूनिफॉर्म तो है, बट ये इसका मास है कुछ। अब मास अगर है तो हर पॉइंट पे टेंशन अलग अलग होगी, और टेंशन अलग अलग होगी तो जो स्ट्रिंग पर बेटा जो वेव की जो स्पीड है दैट इज गिवन बाय √T/μ। तो टेंशन हर पॉइंट पर बदल रही है, तो टेंशन अगर बदलेगी तो स्पीड भी बदलेगी, इसलिए उसने एक्स के फंक्शन की फॉर्मेट में आंसर आपसे पूछा है। चलो देखो, अब भाई हम क्या करते हैं, यहाँ से x दूरी पर चलते हैं, एक कोई छोटा सा एलिमेंट लेटर से हम कंसीडर कर लेते हैं जिसकी विड्थ कुछ dx है बेटा। अच्छा यहाँ पे एक बात देखो बेटा, म्यू की वैल्यू क्या लिखी जाए, पहले तो टोटल मास m, टोटल लेंथ l, तो म्यू की वैल्यू तो m/l हो गई बेटा। क्या हो गई, m/l हो गई। अब मुझे इस पॉइंट पर, आपको इस पॉइंट के ऊपर क्या चाहिएगा बेटा, टेंशन की वैल्यू चाहिए होगी। इस पॉइंट पर क्या चाहिएगा, टेंशन की वैल्यू चाहिए। तो इस पॉइंट पर अगर आप इस एलिमेंट पर बात देखें बेटा, तो जो इस इतना जो पार्ट है इस स्ट्रिंग का, वो क्या कर रहा होगा, इस पॉइंट पर वो टेंशन आपका लगा रहा होगा। वो क्या कर रहा होगा, सॉरी नॉट दिस वन, जो ये वाला जो पार्ट है आपका, सॉरी ये वाला जो पार्ट है ना, ये नीचे जो इसका जो हैंगिंग पार्ट है, ये इसको क्या कर रहा होगा, पुल कर रहा होगा, इस पर वो टेंशन लग रही होगी। तो अब आप एक बात देखें, वो जो टेंशन लग रही होगी वो वेट ऑफ द हैंगिंग पार्ट है। वो वेट ऑफ द हैंगिंग पार्ट कितना आएगा बेटा आपका, m/l, पहले तो उसका मास देखना पड़ेगा, इंटू x, मास पर यूनिट लेंथ को इससे क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया बेटा। अच्छा इंटू जी, ये इस पॉइंट पे टेंशन आ गई है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि T इज इक्वल टू बेटा, ये m/l तो क्या है, म्यू है, तो म्यू इंटू x इंटू जी। तो अब आप v की वैल्यू लिख सकते हैं बेटा √μ(x(g) डिवाइडेड बाय म्यू। तो बेटा म्यू से म्यू कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से आपके पास रिजल्ट आ गया v इज इक्वल टू √(x(g). दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। यहाँ से आपको ये देखो, कई बार ये डायरेक्ट एक्सप्रेशन पूछ लेगा, कई बार क्या पूछेगा कि यहाँ से ये भी पता होना चाहिए कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √x, बट दिस x इज मेजर्ड फ्रॉम द बॉटम मोस्ट पॉइंट।
इसका मतलब क्या हो गया बेटा कि जैसे जैसे x बढ़ेगा स्पीड बढ़ेगी, जैसे जैसे x बढ़ेगा स्पीड बढ़ेगी। कारण क्या है, जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे तो टेंशन जो टॉप मोस्ट पॉइंट पर रहता है बेटा वो मैक्सिमम रहता है। तो यानी कि जैसे जैसे आप बॉटम मोस्ट पॉइंट से ऊपर की तरफ जाते जा रहे हैं टेंशन बढ़ता जा रहा है, टेंशन बढ़ेगा तो वेलोसिटी भी बढ़ेगी, स्पीड भी बढ़ेगी पार्टिकल की। तो एक पार्ट तो बेटा ये हो गया आपका। अगला जो पार्ट हमसे पूछा है क्वेश्चन में, वो पूछा है कि ये जो वेव पल्स है वो यहाँ से यहाँ तक कितने समय में पहुँच जाएगी बेटा। तो आप कैसे करेंगे बेटा उसको, आप देखो कि स्पीड इज़ नॉट कांस्टेंट ना, स्पीड एक्स पे डिपेंडेंट है, तो आप ऐसे नहीं कर सकते। आप क्या करो, v को कैसे लिख दो बेटा, dx बाई डी टी लिख दो, इट इज़ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स और अंडर रूट ऑफ जी। मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो बेटा, dx अपॉन रूट ऑफ x इज इक्वल टू रूट ऑफ जी इंटू डी टी, और इसको दोनों तरफ क्या कर दो, इंटीग्रेट कर देते हैं। जब t इक्वल टू 0 है बेटा वहाँ पर x की वैल्यू भी क्या है, 0। आपको टॉप मोस्ट पॉइंट का टाइम चाहिए, तो उस टाइम पे बेटा x जो आपकी x की वैल्यू है वो x की वैल्यू क्या बन जाएगी, वह x की वैल्यू l बन जाएगी आपकी। तो अब देखो बेटा इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो कि इंटीग्रल x की पावर -1/2 dx 0 से l इज इक्वल टू रूट जी, और बेटा ये तो t ही आ जाएगा। इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू x की पावर -1/2 + 1। जिन लोगों ने इंटीग्रेशन पढ़ रखा है वो अच्छे से समझ जाएंगे कि हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है, 0 से l बेटा इट इज़ इक्वल टू रूट ऑफ जी इंटू टी। तो ये बेटा कितना आ जाएगा आपका, दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स, और ये बेटा ट्वाइस ऐसे बन जाएगा 0 से l रूट जी इंटू टी। तो बेटा यहाँ से t की वैल्यू आ गई आपकी ट्वाइस ऑफ रूट l बाई जी, ये आंसर आ जाएगा आपका। इतना समय लगेगा l लेंथ अगर है स्ट्रिंग की, तो उस पल्स को, वेव पल्स को बॉटम मोस्ट पॉइंट से टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंचने में इतना समय लगेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन एक बार आईआईटी में और आया हुआ है, वो भी देख लेते हैं। वो उसका थ्योरेटिकल पोर्शन आपको बता देता हूं बेटा। वो क्वेश्चन ऐसा था कि एक वेव पल्स यहां से भेजी बेटा और एक वेव पल्स यहां से भेजी गई थी, ठीक है, इस तरह का कुछ क्वेश्चन था। तो एक तो ये पूछा था कि वो कहाँ पर मिलेंगे, एक बात ये थी, क्योंकि अब आप देखो कि दोनों की स्पीड अलग अलग होगी। अगर आप ऊपर से अगर आप देखो कि ऊपर से अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपका एक्सप्रेशन अलग आएगा कुछ, नीचे से ये तो अभी यहाँ से तो बॉटम मोस्ट पॉइंट तो हमने कैलकुलेट कर ही लिया। फिर एक बात ये पूछी थी कि क्या ये वाली जो पार्टिकल है, देखो अगर दोनों का मैग्नीट्यूड भी अगर सेम है ना, दोनों जो वेव्स जो हैं अगर उनका दोनों पार्टिकल्स का स्पीड सेम है, तो एक ऑप्शन कुछ इस तरह का था कि दोनों पार्टिकल्स की वेलोसिटी सेम है क्या, दोनों पार्टिकल्स की वेलोसिटी सेम है क्या। तो बेटा अगर मैग्नीट्यूड भी सेम है ना, तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है और इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है। तो अगर स्पीड सेम है तो भी यहाँ पर वेलोसिटी सेम नहीं है, बिकॉज डायरेक्शन इज ऑपोजिट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी सेम हो सकता है, मैग्नीट्यूड ऑफ माने कि स्पीड सेम हो सकती है, लेकिन वेलोसिटी अगर इस एंड से और इस एंड से अगर आपने वेव्स को भेजा है तो वेलोसिटी सेम नहीं हो सकती, क्योंकि वेलोसिटी के साथ डायरेक्शन एसोसिएटेड है, डायरेक्शन दोनों की ऑपोजिट है। छोटी सी बात है बट इसको ध्यान रखना है हमें, ठीक है। जैसे कि कई बार काइनेमेटिक्स में इस तरह का कोई सवाल पूछ सकता है बेटा आपसे कि मान लो कि कोई एक पार्टिकल है बेटा, वो 4 मीटर पर सेकेंड से कांस्टेंट स्पीड से इधर मूव कर रहा है, दूसरा पार्टिकल इधर मूव कर रहा है, और कहीं कि जब ये दोनों की मुलाकात होगी तो क्या दोनों की स्पीड सेम होगी, हाँ स्पीड सेम होगी। क्या दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, नहीं वेलोसिटी सेम नहीं होगी, क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको एग्जाम में ध्यान रखनी है कि इस तरह की कोई गलती आप ना करें। अब बेटा हम करेंगे जो हमारे सिलेबस में है वो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, ओपन ऑर्गन पाइप है, जो स्टेशनरी वेव की जहाँ पर फॉर्मेशन होनी है, और उससे पहले है हमारा जो स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग को 2 एंड्स पे अगर हम टाई कर दें तो वहाँ पर भी स्टेशनरी वेव की फॉर्मेशन होगी। तो आज की क्लास में हम करते हैं सबसे पहले क्या बेटा कि वाइब्रेशंस ऑफ ए स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग, वाइब्रेशंस of
ए स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग। तो इसमें बिल्कुल वही चीज़ें काम आएंगी जो हमने पढ़ी थी, कंडीशन फॉर नोड्स की, नोड्स की क्या क्या लोकेशन होंगी, एंटी नोड्स की क्या क्या लोकेशन होंगी, ये सब हमने पढ़ा था, वो सभी बात करते हैं। देखो बेटा, ये मान लो कि आपके पास बेटा क्या है, ये स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग की लेंथ मान लेते हैं कितनी है, एल लेंथ स्ट्रिंग है। अब आपको स्टेशनरी वेव की फॉर्मेशन करनी है, किसकी करनी है, हमने यहाँ पे क्या कर दिया बेटा, द स्ट्रिंग इज क्लेम्ड एट बोथ द एंड्स, दोनों एंड्स पे हमने स्ट्रिंग को क्या कर दिया है, बांध दिया है। ठीक है, तो भाई एक बात तो जरा ये समझो कि अगर आपको यहां पर स्टेशनरी वेव बनानी है, स्टैंडिंग वेव बनानी है, तो दोनों एंड्स पर नोड का होना जरूरी है। अगर आपको इस केस में क्या करना है, फॉर स्टेशनरी वेव, लिख लो चाहे आप ये बात बेटा, फॉर स्टेशनरी वेव there must be node at the two ends। दोनों एंड्स पर किसका होना जरूरी है बेटा, दोनों एंड्स पर नोड्स का होना जरूरी है। आप कहेंगे क्यों, क्योंकि बेटा क्या होगा कि एक बार जब वेव यहां से आई तो रिफ्लेक्ट होना जरूरी है, रिफ्लेक्ट तभी हो पाएगा जब वहां पर नोड होगा। ठीक है, तो अब मैं अलग अलग पॉसिबिलिटीज की बात करता हूं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज होंगी, वेरियस पॉसिबिलिटी। तो बेटा सबसे पहली पॉसिबिलिटी तो यही है कि एक नोड यहां पर हो, एक नोड यहां पर हो, और दो नोड के बीच में एक एंटी नोड तो बनता ही बनता है। तो बेटा इस तरीके की पहली पॉसिबिलिटी आपकी बन जाती है, ये एक वेव इधर से आई और एक वेव इधर से आई, ये बेटा आपका क्या बन गया, ये यहां पर आपका एक एंटी नोड बन गया। अब आप एक बात देखें कि यहाँ पर बेटा दो आपके जो ये नोड्स हैं, दो नोड्स के बीच की जो ये दूरी जो कहलाती है वो λ/2 के बराबर होती है। द सेपरेशन बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव नोड्स इज λ/2। ये पिछली क्लास में हमने पढ़ाया था, पिछली क्लास में डिस्कस किया था हमने। ठीक है, तो भाई अब आप यहाँ पे, मैं इसको देखो λ1 लिख लेता हूँ। λ1 का मतलब दिस इज द वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू द फर्स्ट पॉसिबिलिटी। सबसे पहली पॉसिबिलिटी यही है आपकी। ठीक है, तो बेटा इस केस में आप क्या लिख सकते हो, इस केस में आप लिख सकते हो कि L, ये जो लेंथ है ये λ1/2 के बराबर है। ये ध्यान रखिए बेटा, यही इंपॉर्टेंट है बेसिकली, क्योंकि लेंथ इन दोनों के बीच की फिक्स्ड है, वो L है, और इस केस में ये जो दूरी आई है λ1/2 आई है, तो दिस L इज इक्वल टू λ1/2। अब अगली पॉसिबिलिटी देखिए बेटा, दिस इज द फर्स्ट पॉसिबिलिटी। सेकेंड पॉसिबिलिटी देखो क्या हो सकती है भाई सेकंड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि यहाँ पर नोड हो, यहाँ पर नोड हो, और एक नोड बीच में मिल जाए आपको। अगली पॉसिबिलिटी ये है। तो अब उस केस में क्या होगा बेटा, उस केस में ऐसा होगा कि एक लूप ये बनी, एक लूप ये बनी, और भैया यहाँ बीच में क्या मिलेगा आपको, यहाँ एंटी नोड, और यहाँ भी क्या मिलेगा, एंटी नोड। तो अब आप एक बात देखिए बेटा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ मानी वो मैं मान लेता हूँ कि वो λ2 है। तो इस केस में देखो ये बेटा ये वाली जो दूरी है, ये वाली दूरी, नोड और नोड के बीच की दूरी कितनी होती है, वो λ/2 होती है। और यहाँ का λ2 लिखता हूँ बेटा मैं, λ2/2, ये भी λ2/2। तो बेटा यहाँ पर L बराबर क्या लिखूँ, ट्वाइस ऑफ λ2/2, ऐसे लिखना पड़ेगा मुझे। दिस इज द सेकेंड पॉसिबिलिटी। अब तीसरी पॉसिबिलिटी देखिए, और फिर मैं जनरल रिजल्ट की तरफ बढ़ूंगा बेटा, कि तीसरी पॉसिबिलिटी ये कि भैया दोनों एंड्स पे तो नोड हैं ही हैं, अब की बार बीच में एक नोड, सब दो नोड आ जाएंगे अगर बीच में, तो यानी कि एक नोड ये बेटा और एक नोड ये बन जाए। अगर इस तरह का केस होगा तो उस केस में देखो क्या बनेगा, ये एक लूप, दो लूप, और बेटा ये तीन लूप बन गई हैं आपकी। और देखो ये जो दूरी है इसको क्या लिखूंगा, λ3/2, ये वाली दूरी भी क्या रहेगी, λ3/2, और ये वाली दूरी भी क्या रहेगी, λ3/2। तो इस केस में आप कैसे लिखेंगे बेटा, इस केस में आप ऐसे लिख देंगे कि यहाँ पर L किसके बराबर है, थ्राइस ऑफ λ3/2।
इस तरीके से चलेगा। तो अब आप देखो कि यहाँ से अब हम बहुत क्लियर हैं, बहुत रिजल्ट क्लियर है हमारा, कि जो सबसे पहले केस में बेटा जो लैम्डा आपका आया है ना, उस केस में आप देखो कैसे लिख सकते हो बेटा कि लैम्डा 1 इज इक्वल टू 2L, पहली पॉसिबिलिटी कि लैम्डा 1 इज इक्वल टू 2L आपने लिख दिया बेटा। अच्छा देखो स्पीड जो रहेगी वो हमेशा क्या है, वो भाई टेंशन हमने सेम ही रखी हुई है तो स्पीड हमेशा सेम रहेगी। तो बेटा इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो पहली जो फ्रीक्वेंसी आपकी आएगी वो आप कैसे लिखोगे, स्पीड डिवाइडेड बाय लैम्डा, म्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। तो ये सी हो जाएगा बेटा, और लैम्डा आपका कितना है वो 2L होगा, सी बाय 2L। अगला केस देखो बेटा, अगला जो आपका केस है सेकेंड वन, उस केस में जो लैम्डा 2 आपका आया है, आप देखिए कि लैम्डा 2 किसके इक्वल आ रहा है बेटा, ये L के इक्वल ही आ रहा है। या आप उसको कैसे लिख सकते हो बेटा, 2L/2 ऐसे लिख लो, या तो आप उसको 2L/2 ऐसे लिखो। उसका कारण है कि मैं 2L की फॉर्मेट में देखना चाहता हूँ चीज़ों को। ये बेटा C ही रहेगा इस केस में। अच्छा इसको मैंने म्यू लिखा है। अब अगले वाले केस में जो म्यू आएगा वो क्या आएगा बेटा, C/2L/2, इस फॉर्मेट में हमने इसको लिख दिया। अच्छा एक बात और देखो कि ये जो है इसको मैं म्यू नॉट मान लेता हूँ, कुछ इसको हमने क्या मान लिया, कुछ म्यू नॉट मान लिया। तो बेटा अब ये आपका जो ये तो μ1 लिख लिया, इसको μ2 लिख लेता हूँ मैं अगर, या इसको सिंपल म्यू लिख लो, भी म्यू लिख लो, इसको भी म्यू लिखो। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये क्या आया बेटा, ये 2μ0 आ गया। अगला केस देखो, थर्ड जो केस था लैम्डा 3 बेटा, तो लैम्डा 3 आप देखिए वो कितना आएगा, 2L/3, 2L/3। ये बेटा C ही रहेगा जो है, और इस केस में जो फ्रीक्वेंसी आपकी आएगी C/2L/3, तो आप देखेंगे कि आप इसको 3μ0 लिख सकते हैं। और इसी तरह के आप चलते चलते अगर आप लैम्डा n की बात करेंगे तो आप उसको 2L/n लिख लें बेटा, ये C रहेगा, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी आएगी दैट इज 2L/n एंड दैट कैन बी रिटन एज nμ0। तो ये जो आपकी फ्रीक्वेंसीज आई हैं इधर μ0, 2μ0, 3μ0 और ये nμ0 तक की, इन सारी फ्रीक्वेंसीज को बेटा क्या कहा जाता है, दीज ऑल फ्रीक्वेंसीज आर नोन एज नेचुरल फ्रीक्वेंसीज ऑफ ऑसिलेशन। दीज आर नोन एज नेचुरल फ्रीक्वेंसीज ऑफ ऑसिलेशन। तो आप देखेंगे जितनी भी नेचुरल फ्रीक्वेंसी आ रही हैं वो μ0 का इंटीग्रल मल्टीपल आ रही हैं। वो क्या आ रही है बेटा, वो μ0 का इंटीग्रल मल्टीपल, माने μ0 आया, फिर 2μ0, फिर 3μ0, 4μ0, और इस तरीके से चलते चलते nμ0 आया। n बिलोंग्स टू इंटीजर, माने कि वो 1 2 3 4 इनमें से कोई एक वैल्यू रहे, मतलब इस तरह की वैल्यूज रहेंगी, इंटीग्रल वैल्यू रहेंगी। और ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं, यानी कि इन्हीं फ्रीक्वेंसीज पर ऑसिलेशन पॉसिबल होगा, इसके अलावा किसी और फ्रीक्वेंसी पर ऑसिलेशन पॉसिबल नहीं है। ये बात आपको समझने की ज़रूरत है कि μ0 के इंटीग्रल मल्टीपल पर ही क्या होगा, वाइब्रेशंस पॉसिबल होंगी। फॉर एग्जांपल बेटा मान लो कि ये वैल्यू आपकी आ रही है 20 हर्ट्ज आ गई, तो अगर कोई आपसे पूछे कि क्या 75 हर्ट्ज पे वाइब्रेशन पॉसिबल है, क्या नहीं पॉसिबल है, क्योंकि वो 20 का मल्टीपल नहीं है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, नोट करो फटाफट से, स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो बेटा। देखो बेटा इसी पे और थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। देखो देखो बेटा सबसे पहली जो आपकी फ्रीक्वेंसी आई वो μ0 फ्रीक्वेंसी आई, जो सबसे पहली जो बनी आपकी, है ना। ये सारी की बात कर रहे हैं कि ये जो μ0 आया बेटा आपका, दिस इज द लोवेस्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी, लोवेस्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी बेटा, माने कि μ0 से कम फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेशंस आपके पॉसिबल नहीं है। इसको बोला जाएगा बेटा, दिस इज नॉन एज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी,
इसको बोलते हैं बेटा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। एक बात तो ये हो गई, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। आप देखो म्यू नॉट के साथ आप इसको ऐसे देखें कि 1 इंटू म्यू नॉट, देखो एक तरीका तो ये हो गया कि मैंने इसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोल दिया। इसका एक और नाम कैसे हो सकता है कि आप देखो वो जो नाम हम रखेंगे दैट इज बेस्ड ऑन द पॉसिबिलिटी कि ये कौन सी पॉसिबिलिटी है। तो ये पहली पॉसिबिलिटी थी, अगर ये पहली पॉसिबिलिटी थी तो बेटा इसको क्या बोला जाएगा, दिस इज नॉन एज योर फर्स्ट हार्मोनिक। ये क्या है आपका फर्स्ट हार्मोनिक कहलाएगा। माने कि ये जो अब मैं हार्मोनिक जब लिखूंगा ना बेटा, तो दिस हार्मोनिक इज डिसाइडेड बाय दिस मल्टीपल। आप ये बात ध्यान रखना बेटा, म्यू नॉट का जो ये मल्टीपल है ये क्या डिसाइड कर रहा है, ये आपका हार्मोनिक डिसाइड कर रहा है। चलो अब अगली जो फ्रीक्वेंसी होगी बेटा, यहां पर अगली तो 2 म्यू नॉट है, 2 म्यू नॉट है। और ये जो है ये कौन सी पॉसिबिलिटी है, फंडामेंटल के बाद पहली पॉसिबिलिटी है, फंडामेंटल के बाद पहली पॉसिबिलिटी है। दिस इज नॉन एज फर्स्ट ओवरटोन। और भाई हार्मोनिक तो डिसाइड करेगा कौन, हार्मोनिक तो यही डिसाइड करेगा, दिस इज सेकंड हार्मोनिक। फिर इसी तरह से आप 3 म्यू नॉट लिखेंगे बेटा, तो 3 म्यू नॉट का मतलब क्या हो गया, ये कौन सी पॉसिबिलिटी है फंडामेंटल के बाद, पहली ये थी अब ये दूसरी है, दिस इज सेकंड ओवरटोन। और भाई ये इंटीग्रल जो आपका जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी उसका थर्ड मल्टीपल है, तो थर्ड हार्मोनिक है ये आपका थर्ड हार्मोनिक हो गया बेटा, ठीक है। और इस तरीके से जब आप चलेंगे तो आप अल्टीमेटली पहुंचेंगे n म्यू नॉट पर। n म्यू नॉट का मतलब कौन सा ओवरटोन, n-1th ओवरटोन। और हार्मोनिक कौन सा, nth हार्मोनिक, nth हार्मोनिक। इसका मतलब कि जो ओवरटोन है, ओवरटोन इज डिसाइडेड बाय द पॉसिबिलिटी, ओवरटोन इज डिसाइडेड बाय द पॉसिबिलिटी। यानी कि आप यहां पे एक नोट लिख लो, आफ्टर लीविंग म्यू नॉट, म्यू नॉट को छोड़ने के बाद जो फर्स्ट पॉसिबिलिटी होगी, फर्स्ट पॉसिबिलिटी जो भी होगी, देखो यहां पे दोनों में अंतर नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन दोनों में अंतर समझ में आएगा जब हम ऑर्गन पाइप के केस में बात करना शुरू करेंगे बेटा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि ओवरटोन जो है वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद की पॉसिबिलिटी है। ये पहली पॉसिबिलिटी है, दूसरी, ये तीसरी, इस तरीके से। तो आफ्टर लिविंग म्यू नॉट जो फर्स्ट पॉसिबिलिटी जो होगी इज नेम्ड एज ओवरटोन। उसको बेटा क्या नाम दिया जाएगा, उसको ओवरटोन नाम दिया जाएगा। और वो पहली पॉसिबिलिटी है तो उसको क्या कहा जाएगा, दैट इज फर्स्ट ओवरटोन। उसको क्या बोलेंगे कि वो कौन सा ओवरटोन है, वो फर्स्ट ओवरटोन है। इसी तरह से मान लो कि सेकंड पॉसिबिलिटी, सेकंड पॉसिबिलिटी ये वाली नहीं है, सेकंड पॉसिबिलिटी ये नहीं है, फंडामेंटल के बाद की पॉसिबिलिटी की बात करते हैं ना। तो सेकंड पॉसिबिलिटी इज नेम्ड एज सेकंड ओवरटोन। उसको सेकंड ओवरटोन बोलेंगे, ठीक है। एक बात ये जो मैंने अभी आपको बताई कि स्टैंडिंग वेव्स आर जनरेटेड only at the integral multiple of fundamental frequency। ये बात मैंने आपको अभी बता ही दिया है ना, कि म्यू नॉट, देखो म्यू नॉट, 2 म्यू नॉट, 3 म्यू नॉट, उसी के जो मल्टीपल है उस पे वो एग्जिस्ट करेगा। और भाई जो दूसरी बात रही आपकी हार्मोनिक की, उसकी बात भी कर लेते हैं यहीं पे क्लियर, कि जो हार्मोनिक है, हार्मोनिक इज डिसाइडेड बाय द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी।
फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो कि बेटा क्या है आपकी, वो म्यू नॉट है। यानी म्यू नॉट के साथ जो भी मल्टीप्लाई में हो, 4 है तो 4th हार्मोनिक, 5 है तो 5th हार्मोनिक, 18 है तो 18th हार्मोनिक, 100 है तो 100th हार्मोनिक, उसमें कोई सोचने समझने की बात नहीं है। सोचना कहाँ है, सोचना ओवरटोन पर है। ओवरटोन पर आपको सोचना पड़ेगा कि ये कौन सी पॉसिबिलिटी है। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि 3 म्यू नॉट लिखा हुआ है तो ये थर्ड ओवरटोन हो जाएगा। ये भी जरूरी नहीं है कि हमेशा सेकंड ओवरटोन होगा, है ना। आने वाली क्लासेस में बात करेंगे जब ऑर्गेनिक पाइप के केस में कि हार्मोनिक्स मिसिंग रहेंगे, ओवरटोन उतने ही रहेंगे। ये आने वाली क्लासेस में बात करेंगे। तो आपको बेसिकली क्या क्या चीज़ें याद रखनी है इसके अंदर कि भैया सीधी सी बात है, हार्मोनिक जो रहेगा वो क्या रहेगा, वो म्यू नॉट, 2 म्यू नॉट, 3 म्यू नॉट, इस तरीके से सारी जो फ्रिक्वेंसीज है, नेचुरल फ्रिक्वेंसीज, वो एग्जिस्ट करेंगी। और म्यू नॉट के इंटीग्रल मल्टीपल पर ही स्टैंडिंग वेव्स की जनरेशन पॉसिबल है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ओवरटोन इज डिसाइडेड बाय द पॉसिबिलिटी। माने कि थर्ड हार्मोनिक कह रहा है तो इस केस में बिल्कुल क्लियर है, दैट इज सेकंड ओवरटोन। 5th अगर हार्मोनिक कह रहा है दैट इज 4th, यानी कि एक कम ओवरटोन वो रहेगा। ये थ्योरेटिकल पार्ट जो हमने किया है आज, बहुत अच्छे से करना है। अगली क्लास में इस पे हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चंस हैं वो करेंगे, प्लस जो आगे जो ऑर्गन पाइप वाला पार्ट है वो करेंगे। थैंक यू।